हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें स्टार्ट करना है। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या होता है। डेप्रिसिएशन तो बाद में सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया, तो सबसे पहले हमें बेसिक पे जाना है और सीखना है कि प्रोविजन का मतलब होता है। अच्छा, प्रोविजन सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि रिजर्व क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये पता ना हो कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व एक ही होता है। नहीं दोस्तों, दोनों अलग होता है। तो प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन कब बोला जाता है, रिजर्व कब बोला जाता है, ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड डेप्रिसिएशन। तो आज की क्लास के अंदर हम डालेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व्स हमेशा याद रखना, बहुत काम आने वाला है। आगे लेवल पे, किसी भी लेवल पे चले जाओगे ये जरूर काम आएगा। कहीं जगह पर प्रोविजन लिखा होता है आपके अकाउंटिंग में, कहीं जगह पर रिजर्व लिखा होता है, तो जरूर काम आएगा। बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना। ठीक है, प्रोविजन के बारे में पहले लिखते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोविजन। मीनिंग ऑफ प्रोविजन सर लिखेंगे मेरे साथ। अच्छा, मीनिंग ऑफ प्रोविजन का मतलब क्या है, लिखना मेरे साथ। प्रोविजन इज एन अमाउंट, प्रोविजन इज एन अमाउंट, साथ साथ लिखेंगे दोस्तों। प्रोविजन इज एन अमाउंट set aside out of profit that is profit and loss account। प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर लिखना आगे, बाय चार्जिंग it to P&L account, it to profit and loss account, profit and loss account, to provide for a no liability, the amount which cannot be determined, no liabilities, the amount which cannot be determined with accuracy if charged in profit and loss account, on the basis of best estimate, फिर लिखना सर। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखो आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सुना होगा आपने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो डेटर जिनका पैसा नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, डाउटफुल डेटर या डेब्ट बोल सकते हैं, डाउटफुल डेटर या डेब्ट्स। और प्रोविजन फॉर रिपेयर भी होता है एक एग्जांपल, प्रोविजन फॉर रिपेयर। और एग्जांपल और लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे करके।
पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, और दूसरा आप बिल्कुल मत यकीन करना कि हमें आता है इग्नोर कर देते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं, आपको नहीं आता, ढंग से समझ लेना। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ना लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पीछे जाके वीडियो पॉज करिए आप। और अब लिखते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व इज आर द अमाउंट, रिजर्व आर द अमाउंट, लिखेंगे मेरे साथ, मीनिंग ऑफ रिजर्व, मीनिंग ऑफ रिजर्व, रिजर्व आर द अमाउंट, reserve are the amount set aside out of profit, set aside out of profit. It is an appropriation, it is an appropriation of profit, it is an appropriation of profit or accumulate profit, accumulated profit. To strengthen the financial position, to strengthen the financial position of the business, reserve are not set aside, लिखो, reserve are set aside to meet the unknown or non liability, unknown or non liability, unknown or no liability, एक अननोन गलत लिख दिया, unknown or no liability that may arise in future, unknown or no liabilities that may arise in future, that may arise in future. For example, रिजर्व, पहला एग्जांपल हो गया जनरल रिजर्व, दूसरा एग्जांपल हो गया आपके पास रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, तीसरा एग्जांपल आपके पास हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व। लो भाई लो, तो मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, साथ साथ उतारिए मेरे साथ और इनको लिखिए ढंग से, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं, बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है एक्चुअल में रिजर्व और प्रोविजन। तो लिख लिया दोस्तों? अगर लिख लिया तो आप सामने देखेंगे मेरे साथ, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करिए और देखना। अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात को भाई। ये देखो एक डब्बा है, ये इस डब्बे में बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है। इस बॉक्स के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या है दोस्तों? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला बॉक्स है, प्रॉफिट वाला बॉक्स। ये लो भाई, अब मान लेते हैं इसमें बहुत सारा प्रॉफिट है, मतलब जितना भी प्रॉफिट हम ड्यूरिंग द ईयर कमाते हैं, जितना भी प्रॉफिट हम पूरी अकाउंटिंग ईयर में अर्न करते हैं, वो सारा प्रॉफिट हम इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ये मान के चलो। अब क्या हुआ? अब जरा ध्यान सुनना, देखो
क्या हुआ, ध्यान सुना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। मान लेते हैं मैंने जितना प्रॉफिट आज तक का संभाला था वो सारा इसके अंदर पड़ा हुआ, मतलब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जितना ही प्रॉफिट कमाता हूं उसके अंदर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 1 साल का प्रॉफिट डालता हूं उसके अंदर, इकट्ठा प्रॉफिट नहीं डालता सारा, 1 साल का कितना प्रॉफिट होता है वो डालता हूं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट, अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट बॉक्स, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट है ये। तो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना। अब मैंने कहा कि एक सिचुएशन अराइज हुई, एक फैक्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर काम कर रहा था, वर्कर काम कर रहा था दोस्त, एक फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर काम कर रहा था, बगल से एक सुंदरी निकली, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की। अब उस वर्कर की नजर उस लड़की पर पड़ गई, बेचारा इतना मगन हो गया देखते देखते, इस वर्कर ने मशीन के अंदर अपना हाथ दे दिया, मतलब पागल सा हो गया देखकर। भाई वर्कर ने एक सुंदरी लड़की को देखा, अरे इतनी अच्छी लड़की आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखी मैंने तो, और भाई देखते देखते इतना मगन हो गया, उसको देखते देखते देखता ही रह गया, देखते रह गया, घूरता ही रह गया। अब वर्कर का हाथ मशीन में चले गया भाई, और हाथ करके आ गया, तो इसको फल भी मिल गया देखने का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वर्कर का जो ओनर था, बड़ी हंगामा हो गया फैक्ट्री के अंदर, भाई वर्कर का हाथ कट गया है, ये हुआ वो है, हाथ कट गया, बहुत तरीके से खून निकला बहुत ज्यादा। अब वर्कर का ओनर उसको, वर्कर को हॉस्पिटल ले गया, जो पास का हॉस्पिटल हो जाता है, जो पास का हॉस्पिटल हो गया वहां ले गया। और पास का जो हॉस्पिटल था दोस्तों, वो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था, एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। भाई वर्कर को ले जाया गया, और वर्कर को ले जाया गया तो वर्कर को चेकअप हुआ, हॉस्पिटल में ले गए, बहुत सारे डॉक्टर आए, उनको देखा वगा और इलाज होना चालू करा। भाई वर्कर चले गया, वर्कर के हॉस्पिटल के एक मेंबर था जो वहां पर फी पेमेंट लेता है कि भाई कितना खर्चा आएगा, तो वर्कर के ओनर से बोला कि भैया आ जाओ, आप ही ओनर है ना? हाँ मैं ही ओनर हूं। तो भैया एक दिन का आपके पास 50,000 का खर्चा आएगा पर डे, 50,000 का खर्चा आएगा हमारे हॉस्पिटल के अंदर। वर्कर का बहुत हाथ कूद चुका है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, 50,000 का खर्चा आएगा, वेंटिलेटर में चलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। 50,000 पर डे का, एक दिन का 50,000 का खर्चा आएगा, ठीक है। तो ऑनर कह रहा है आन दो, क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा दूंगा पैसे, नहीं देना तो आपको ही पड़ेंगे। तो वो क्या होता है, जब भी कोई फैक्ट्री के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, आपको बस समझाता हूं, आप लॉ के अंदर पढ़ोगे और लेबर लॉ के अंदर पढ़ोगे जी, फैक्ट्री के अंदर जब भी कोई वर्कर के साथ हादसा हो जाता है तो सारा खर्चा ओनर उठाता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। बिजनेस आवर, मान लो बिजनेस आवर में वो काम कर रहा था, उसके साथ हादसा हो गया, तो सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, वो कुछ नहीं देगा। फैक्ट्री का लॉ है, तो लॉ ओनर पे लगता है, और 50,000 पर डे का खर्चा ओनर बियर करेगा। अब मान लो ओनर इतना पैसा नहीं कमाता जो 50,000 पर डे बियर कर पाए, और ये बियर नहीं कर पाएगा अपना पैसा, नॉट बियर नहीं कर पाएगा। अब बताओ वो कैसे करेगा, तो बड़ी दुविधा हो सकती है। तो सोचो इस केस के अंदर मान लो ऐसी सिचुएशन एक वर्कर के साथ हुई, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे वर्कर के साथ हो सकती है कि भाई कुछ दुविधा हो सकती है, कोई गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। बात करी मैंने वर्कर की, बात करें भाई नुकसान की, नुकसान भी हो सकता है। तो भाई क्या इस ओनर को पता था कि फ्यूचर में 50,000 की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, फ्यूचर में 50,000 की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? कैसे ओनर को पता था? नहीं पता था। ओनर को आज पता था कि फ्यूचर में वर्कर का हाथ कटेगा और वर्कर को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बड़ा महंगा खर्चा आएगा, तो 50,000 की लायबिलिटी पर डे की अराइज हो सकती है? नहीं। तो ओनर को नहीं पता था कि लायबिलिटी अराइज होगी, नॉट नो, लायबिलिटी के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल नहीं। लायबिलिटी के बारे में दोस्तों बिल्कुल नहीं पता था कि लायबिलिटी अराइज होगी। सोचो इस केस के अंदर तो भाई ये 50,000 पे बियर कर ही नहीं पाएगा, वर्कर तो अब मर जाएगा इस केस के अंदर। तो कंपनी सोचती है कि यार ऐसा हादसा हर किसी कंपनी के साथ हो सकता है कि वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी चीज की वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है, कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो सकती है इन फ्यूचर। लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कब जनरेट हुई? फ्यूचर में जनरेट हुई, ठीक है, फ्यूचर में जनरेट हो सकती है। मान लो आज ऐसा है, हम कंपनी के ओनर है, आप कंपनी के ओनर हो, और आप चाहो कि यार फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि किसी वर्कर का हाथ कट जाए भाई, तो फ्यूचर में लायबिलिटी जनरेट हो सकती है। इसलिए क्या करा, एक दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। और ये दिमाग क्या लगाया, कहता है जब ड्यूरिंग द ईयर हम प्रॉफिट कमाते हैं, अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के सेव कर लेते हैं। क्यों ना, सही बात है या नहीं है?
किन चीजों के लिए? इन चीजों के लिए जो भाई फ्यूचर में हमें पता नहीं है कि लायबिलिटी अराइज होगी। तो भाई ड्यूरिंग द ईयर अपने प्रॉफिट वाले बॉक्स में से क्या करा, हमने एक बॉक्स और बनाया, एक बॉक्स और बनाया दोस्तों, और वो छोटा बॉक्स बनाया कि वही हम अपनी लायबिलिटी को फ्यूचर में जो लायबिलिटी अराइज हो सकती है, जिनके बारे में हमें आज नहीं पता कि वो लायबिलिटी कितने की हो सकती है, या पता है ये लायबिलिटी कितने की हो सकती है पर अभी नहीं पता, ये मान के चल रहे। तो इसमें से कुछ प्रॉफिट साल में से एक कुछ प्रॉफिट इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, और इसको हम नाम दे देंगे तब रिजर्व। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? रिजर्व। प्रॉफिट में से हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसे इस बॉक्स में डालेंगे और इस बॉक्स का नाम दे देंगे रिजर्व। और जो रिजर्व बनाया जा रहा है प्रॉफिट में लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है, अब वर्कमैन काम नहीं कर पाएगा तो वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा, वो रहेगा कैसे, इसलिए कुछ कंपनसेशन के तौर पर वर्कमैन को दिया जाना चाहिए। तो हमने रिजर्व बोला इस डब्बे को, और इस डब्बे के अंदर जनरल रिजर्व के नाम से भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से भी हो सकता है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन के नाम, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना हो उसके नाम से हो सकता है। तो इसमें वो प्रॉफिट डाला गया, थोड़ा सा कुछ पार्ट, हर साल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालकर इस डब्बे में ट्रांसफर करा जाता है मेरे दोस्तों। और जो ट्रांसफर करा जाता है ये सोचकर ट्रांसफर करा जाता है कि जिस वजह से प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हैं वो पैसा ऐसी जगह लगेगा जो हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है। फ्यूचर में ऐसा लगता है कि लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, फ्यूचर में ऐसा लगता है कि जो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, और हमें लगता है कि नहीं यार लायबिलिटी अराइज होते कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो सोचो, मान लेते हैं आपके फादर, आपके मदर ने कुछ पैसा सेव करा आपकी पढ़ाई के लिए। आपके फादर, आपकी मदर मान लो पैसा कमा रहे हैं, और जो भी आपके घर के मेंबर है वो पैसा कमा रहे हैं, और उन्होंने कुछ पैसा सेव करा आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपके खर्चों, आपके पढ़ाई पर, इसलिए उस पैसे को हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करा और एक डब्बे में डाल दिया। ये डब्बा कुछ नहीं है दोस्तों, ये डब्बा बैंक अकाउंट है, ये डब्बा बैंक अकाउंट है दोस्तों। रिजर्व का एक बैंक अकाउंट बनाया, और रिजर्व कब मेंटेन करते हैं, मेरी बात को ध्यान समझना, जब हम फ्यूचर की लायबिलिटी जानते नहीं है, फ्यूचर में कितनी लायबिलिटी अराइज हो सकती है। नॉट नो द लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर इन फ्यूचर, नॉट नो द लायबिलिटी इन फ्यूचर। फ्यूचर में कितने की लायबिलिटी अराइज हो जाए ये हम नहीं जानते, इसलिए हर साल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालकर हम सेव कर लेते हैं और बाकी को खर्च कर लेते हैं अपने यूज के लिए। आई बात समझ में नहीं आई? बताओ समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गया कि हमने ये सोचा कि फ्यूचर में से जितना भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाएंगे, मान लो हमने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए हमने सेव कर लिए भाई, कि भाई कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमने सोची नहीं थी और हो जाए, हमें पैसे देना पड़े, हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाए, इसलिए कुछ पैसा सेव कर लो। धीरे धीरे कैसे पैसा बढ़ता जाएगा, अगर लायबिलिटी अराइज हुई तो ठीक, नहीं हुई तो वापस खा लेंगे, इसको क्या दिक्कत आ रही है, हो जाएगी तो इसमें से निकाल कर रिकवर कर लेंगे अपनी लायबिलिटी को। क्या बात समझ में आती है? तो रिजर्व का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? रिजर्व का मतलब हुआ कि प्रॉफिट में से प्रॉफिट का वो पार्ट को हम रिजर्व कहेंगे, जो पार्ट हमने निकाला है ये सोचकर कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है, पर आज वो लायबिलिटी नहीं पता हमें, बस फ्यूचर में हो सकती है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है। ऐसे प्रॉफिट के पार्ट को, ऐसे प्रॉफिट में से वो पार्ट निकालना जब ये पता हो कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है। रख दिया, हम लायबिलिटी जानते नहीं है, पहले फोकस कर रहा हूं, लायबिलिटी नहीं जानते मेरे भाइयों, लायबिलिटी नहीं जानते कि फ्यूचर में कितने रुपए की खर्चा हो जाएगा, हमारे ऊपर देना पड़ जाएगा पैसे, ये नहीं जानते, अनसर्टेन है लायबिलिटी, इसलिए उसके लिए क्या बनाया जाता है? रिजर्व। तो रिजर्व क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और इसको अकाउंट की भाषा में बोलते हैं रिजर्व इज अ सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से निकाला जाता है, सेट असाइड निकाला जाता है,
कहां से? प्रॉफिट वे से। क्या बात समझ में आती है नहीं आती? क्या रिजर्व समझ में आया नहीं आया? तो रिजर्व कब बनाएंगे? अच्छा, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। रिजर्व क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट ही होता है। उस प्रॉफिट को रिजर्व कब बोलूंगा? अगर मैं कुछ पैसा सेव कर रहा हूं फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, चुकाने के लिए, इसलिए उसको नाम दिया जाता है रिजर्व। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया? एग्जाम्पल मेरे पास तो समझ में आ गया। ये तो हो गया किस पार्ट का। इसके लिए कौन सा रिजर्व बनाऊंगा मैं? एक नया स्पेशलाइज्ड रिजर्व बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन को कंपनसेट, पैसा देने के लिए कंपनसेशन रिजर्व। क्या बात समझ में आती है? मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, मैं मान कर चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, पहले सारा ही मुझे सिखाना है मेरे को बिल्कुल बेसिक से। एक क्लास लग जाए इसके अंदर रिजर्व प्रोविजन, मैं अगली क्लास में स्टार्ट कर लूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर। ये समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। आगे मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल की। मान लो मेरे दोस्तों आपने खरीदी एक मशीन। अब क्योंकि मैंने आपको WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड आपको सिखा दिया है, आपने फैक्ट्री के अंदर, आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर आपने एक नई मशीन खरीदी, न्यू नेविली मशीन खरीदी है, नई मशीन खरीदी है दोस्तों, और वो मशीन खरीदी है मान लेते हैं 10 लाख रुपए की। ड्यूरिंग द ईयर आपको लगता है डेप्रिशिएट हो जाएगी एक साल के बाद ये 20%। क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमें लग रहा है आज जो मशीन आप 10 लाख रुपए की खरीदी है ना, उसकी वैल्यू एक साल बाद 20% घट सकती है, कम हो सकती है, ये हमें लग रहा है। दैट इज डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट अमाउंट, मैंने आपको पहले ही बताया था। 20% वैल्यू घट जाएगी। अगर मुझे बताओ 20% वैल्यू घट जाएगी तो आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा वैल्यू? आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी वैल्यू मशीन की? WDV क्या हो जाएगी? सब बड़ा ही सिंपल है, आपने तो बहुत तरीके से बता दिया था। हमने कहा भाई 10 लाख का 20% हो जाएगा और SLM बेसिस पर हम चार्ज कर रहे हैं, WDV को इग्नोर कर दिया हमने, SLM बेसिस पर चार्ज कर रहे हैं। बताओ 2 लाख की वैल्यू घट गई तो कितनी बच जाएगी? 8 लाख रुपए बच जाएगी। मैंने कहा आफ्टर सेकंड ईयर क्या हो जाएगा? 2 साल बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी? मैंने कहा सर 2 लाख का डेप्रिसिएशन है, SLM मेथड है, जो साल पहले साल में जितना डेप्रिसिएशन लगा उतना ही खर्चा लगेगा, तो 6 लाख रुपए हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये बता दो, चलो तीसरे साल में कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? तीसरे साल में कितने का डेप्रिसिएशन लगकर कितनी वैल्यू बच जाएगी मशीन की? मैंने कहा बड़ा ही सिंपल है सर, 2 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो 4 लाख रुपए बच जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये बता दो कि चौथे साल में कितने की वैल्यू बच जाएगी? 4 साल बाद ये मशीन कितने की हो जाएगी? मैंने कहा 4 साल बाद इसकी मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए आएगी। मैंने कहा अच्छा अब ये बता दो कि 5 साल बाद ये मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? मैंने कहा 5 साल बाद मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा अगर ये 0 हो जाएगी तो मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी दोस्तों। क्या बोला मैंने? अगर ये 0 हो जाएगी मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो 5वें साल के एंड में या 6ठे साल के शुरुआत में, बिगिनिंग में मुझे नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी दोस्तों, मुझे नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। ध्यान सुन रहे हो आप? मुझे नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। अगर नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी ना तो ध्यान सुनना मेरी बात को, तो मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए पैसे, मुझे चाहिए फंड। कितना? 10 लाख रुपए चाहिए। मैं मानकर चल रहा हूं जितनी की मशीन 5 साल पहले थी आज उतने की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, मशीन उतनी की मिल जाएगी। 10 लाख का फंड रिक्वायर्ड चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब समझो मेरी बात को, अब मेरी बात को समझो। अगर मैं आज इस वाले साल पे खड़ा होता, जिस साल मैंने मशीन ली है, इधर मैं खड़ा होता तो मुझे अब 5 साल बाद मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मुझे दोबारा मशीन लानी पड़ेगी, जब ही मैं मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा और जब ही माल बेच पाऊंगा। क्या बात समझ में आती है? तो फंड की रिक्वायरमेंट आफ्टर 5 ईयर कितनी पड़ेगी? 10 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर आज मैं मशीन खरीदता हूं 10 लाख रुपए की, तो 5 साल बाद ये मशीन खत्म हो जाएगी और मुझे अगले 5 साल बाद ये मशीन 10 लाख की और खरीदनी पड़ेगी। मेरी एक लायबिलिटी जनरेट हो गई। क्या मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई नहीं हुई 10 लाख रुपए की? हाँ सर, आपकी लायबिलिटी 5 लाख रुपए की जनरेट हो गई। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का 10 लाख की लायबिलिटी जनरेट होगी। कब? आफ्टर 5 ईयर लायबिलिटी शुड बी जनरेट। आफ्टर 5 ईयर आपकी लायबिलिटी जनरेट हो गई। मेरी दोस्तों ध्यान समझना, जब मैंने ये मशीन खरीदी थी क्या मुझे पता था? ध्यान सुनना, जब मैंने ये मशीन खरीदी थी क्या मुझे पता था कि ये लायबिलिटी 5 साल बाद मेरे पे अराइज होगी? हाँ सर पता था आपको। अब 5 साल बाद जब मैं मशीन दोबारा खरीदूंगा तब मैं मुझे पता है कि अगले 5 साल में ये लायबिलिटी फिर आएगी, फिर मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। क्या मैं मशीन खरीदते टाइम ये जानता हूं कि 5 साल बाद मुझे मशीन खरीदनी पड़ेगी, दोबारा लायबिलिटी अराइज हो जाएगी 10 लाख रुपए की? हाँ सर आप जानते हो। तो 5 साल बाद आपकी लायबिलिटी हर बार 10 लाख में बढ़ेगी, क्योंकि हर बार आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। हम लायबिलिटी
जानते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरी है क्या कि हम वो 10 लाख रुपए उसी 5 साल बाद खर्च करें, क्या पता हमारे पैसा ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत से ही जिस साल मशीन खरीदी होती है उस साल से ही पैसा सेव करके रखते हैं दोस्तों। जिस साल मशीन खरीदी होती है उस साल से ही पैसा सेव करके रखते हैं दोस्तों, और एक नया डब्बा फिर बनाते हैं किसके नाम का? प्रोविजन के नाम का। अच्छा, प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है मेरे भाई? प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, मुझे पता चल गया प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। प्रोविजन और रिजर्व में सिर्फ एक ही तरीके का डिफरेंस है कि भाई प्रोविजन भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, रिजर्व भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो डिफरेंस ये है कि प्रोविजन तब बनाया जाता है जब हम जानते हैं कि फ्यूचर में लायबिलिटी आएगी ही आएगी। रिजर्व तब बनाया जाता है जब हम ये नहीं जानते कि फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज होगी। सिर्फ सिंपल, खत्म। आया समझ में? चलो लो भाई, इसको क्या नाम दूंगा? इसको नाम दूंगा प्रोविजन। इस डब्बे को क्या नाम दूंगा मेरे भाइयों? इस डब्बे को नाम देंगे हम प्रोविजन। प्रोविजन और मैं प्रोविजन बना दूंगा, और मैं प्रोविजन बना दूंगा किस चीज का? मैं बना दूंगा कि मुझे एक मशीन और खरीदनी है, तो प्रोविजन बना दिया। और यहां पर भी प्रॉफिट का पार्ट आएगा, प्रॉफिट का पार्ट ही हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफर करा जाएगा मेरे दोस्तों। तो भैया प्रॉफिट, प्रोविजन और रिजर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रॉफिट के पार्ट होते हैं, बट सोचने का नजरिया चेंज है। प्रॉफिट के वो पार्ट को देखो भैया, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला, इस पैसे को मैं रिजर्व बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इस पैसे को जब मैं सेव कर रहा हूं तो मेरी थिंकिंग है कि फ्यूचर की लायबिलिटी अनसर्टेन है, इसलिए सेव कर रहा हूं। ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसमें से मैंने कुछ पैसा निकाला, मेरी थिंकिंग है कि फ्यूचर में लायबिलिटी पक्का राइज होगी, तो उस चीज के लिए सेव कर रहा हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व। इससे अच्छा शरीर का कोई हो ही नहीं सकता प्रोविजन और रिजर्व समझाने का। अब मैं जरा ऊपर आता हूं और मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाता हूं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोनों ही प्रॉफिट के पार्ट होते हैं क्या? हाँ सर, दोनों ही प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। एक प्रॉफिट के पार्ट को प्रोविजन कहा जाता है, एक प्रॉफिट के पार्ट को रिजर्व कहा जाता है। पर सुनो मेरी बात, प्रॉफिट के पार्ट को प्रोविजन कब कहा जाएगा? जब फ्यूचर की लायबिलिटी आपको पता है कि होगी और उसके लिए बनाया गया होगा। और प्रॉफिट के पार्ट को रिजर्व कब कहा जाएगा? फ्यूचर की लायबिलिटी आपको पता नहीं है पर उसके लिए बनाया जाएगा। और एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो मैंने प्रोविजन बनाया, शुरू से मैंने प्रोविजन बनाया, और मैंने प्रोविजन बनाते बनाते 5 साल में से मैं 8 ही लाख गेन कर पाया, 8 ही लाख सेव कर पाया प्रोविजन के नाम पे। कितना सेव कराया? पर मशीन तो 5 साल बाद 10 लाख की मिलेगी। तो अब क्या होगा, ध्यान समझना। मुझे फंड की रिक्वायरमेंट कितनी थी 5 साल बाद? फंड रिक्वायर कितना चाहिए था 5 साल बाद? फंड रिक्वायरमेंट थी सर 10 लाख की मशीन आती, 10 लाख चाहिए। पर मैं सेव कितना कर पाया टोटल 5 साल में? सेव इन 5 ईयर, 5 ईयर में कितना सेव कर पाया? मैं 8 लाख रुपए सेव कर पाया। अब बताओ 2 लाख रुपए कहां से निकालूं? अब बताओ 2 लाख रुपए कहां से निकालूं? मैंने कहा सर जो 2 लाख रुपए की अभी और जरूरत है ना फंड की, ये रिजर्व से ले लो, ये रिजर्व से ले लो। तो वो भी तो क्या था? वो भी तो पैसा सेव था, वो भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा। और जिस रिजर्व से लोगे उस रिजर्व का नाम होगा जनरल रिजर्व, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है। जनरल रिजर्व क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है। एक वर्ड और जोड़ दिया मैंने रिजर्व में। रिजर्व बनाया जाता है अनसर्टेन लायबिलिटी एंड नो लायबिलिटी के लिए भी। अगर पैसों की जरूरत कम हो जाए तभी सारा पैसा रिजर्व से नहीं निकालेंगे। देखो स्पेसिफिक रिजर्व बनाया, स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया था इसके लिए। जब प्रोविजन में पैसा कम पड़ जाए तो हम रिजर्व से निकाल सकते हैं, और जिस रिजर्व से निकालेंगे दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। तो रिजर्व क्यों बनाया जाता है? एक तो अननोन लायबिलिटी के लिए और एक नो लायबिलिटी के लिए भी बन जाता है। क्यों? और वो रिजर्व कौन होता है? नो लायबिलिटी वाला जनरल रिजर्व, जो पैसा कहीं भी लगा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हमें। तो क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 2 लाख रुपए की फंड की? हाँ सर रिक्वायरमेंट थी। क्या मैं प्रॉफिट में से निकालूं यार? मेरे पे एक रिजर्व पड़ा है जनरल रिजर्व, जो कहीं भी वहां से ले लूं? सर वहां से ले लो। जर्नलिज्म में आपके पास पहले से 3 लाख रुपए पड़े हैं, तो सर वहां से ले लो ना 2 लाख रुपए, क्या दिक्कत है? क्यों निकाल रहे हो? अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, 3 लाख रुपए में से निकाल लो। तो रिजर्व नो लायबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। रिजर्व नो लायबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। अगर रिजर्व नो लायबिलिटी के लिए भी, अगर रिक्वायरमेंट हुई तब। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर रिक्वायरमेंट हुई तब। अगर सेव 10 लाख रुपए हो जाते इधर तो मैं रिजर्व से पैसा नहीं निकालूंगा। रिजर्व का प्रेफरेंस किस पे है? अनसर्टेन लायबिलिटी पर अगर जरूरत होगी तो हम यूज कर सकते हैं उसका पैसा। तो अनसर्टेन है और नो लायबिलिटी भी कह दूं क्या? मैं नो लायबिलिटी भी कह दूं? ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्तों, ऐसा नोट्स कहेगा, ऐसा बुक कहती है हमारी। देखो अब मैं पढ़ाता हूं रिजर्व के बारे में आपको, अगर आप ध्यान सुने तो। ध्यान सुनना दोस्तों। खत्म हो गया रिजर्व और प्रोविजन। इससे तगड़ी तरीके से रिजर्व और प्रोविजन नहीं समझाया जाता। अब जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रोविजन वर्ड इसलिए यूज हुआ क्योंकि हम ये जानते हैं कि मशीन 10 साल बाद खत्म हो जाएगी।
क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है, तो ध्यान देखना, रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड, सेट असाइड मतलब निकालना, कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है इकट्ठा प्रॉफिट। रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, अगर लायबिलिटी अराइज हुई तो पैसा पड़ा रहेगा, इसलिए वो इकट्ठा हो गया प्रॉफिट का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मेरी बात सुनो, दोबारा सुनना ध्यान से, दोबारा सुनना मेरे ध्यान से। रिजर्व का वो पार्ट क्या होता है, ध्यान सुनना मेरे दोस्तों, रिजर्व का वो पार्ट क्या होता है? रिजर्व प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जब पैसा हमारे पे अनसर्टेन लायबिलिटी होती है। अब मेरी बात सुनना, मान लो लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, जरूरी है कि हर बार हर वर्कर का हाथ कटेगा? जरूरी है कि लायबिलिटी अराइज हुई, अनसर्टेन है, आगे तो ठीक, नहीं आई तो पैसा पड़ा रहेगा। मैंने पहले साल मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए रिजर्व में डाल दिए, अगले साल भी 10 लाख का कमाया, 1 लाख रुपए, ऐसे से 10 साल तक रहा, रिजर्व में 10 लाख रुपए पड़ा हो गया। अब 10 साल तक कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, मैंने कहा अब क्या करूं? दैट रिजर्व, जो अमाउंट आपका 10 लाख रुपए पड़ा है, दैट इज कॉल्ड, बताओ क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इकट्ठा प्रॉफिट बच गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये बस ऐसे ही सेव करके निकाला जाता है, बस और कुछ नहीं होता। ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो सेव करके रखा जाता है। अच्छा मेरी बात समझना, प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ, प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ, और किस लिए? कि बिजनेस में स्ट्रेंथ बनी रहे। भाई अगर मेरा उस टाइम मेरे को जरूरत पड़ी और मेरे पे पैसा नहीं रहता, उस टाइम मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई और मुझ पे पैसा नहीं होता, तो स्ट्रेंथ लाने के लिए भी बिजनेस टिका रहे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन टिकी रहे ऑफ द बिजनेस। रिजर्व आर सेट असाइड टू मीट, ध्यान सुनना, टू मीट द अननोन और नोन लायबिलिटी दैट में अराइज इन फ्यूचर। नहीं लिख दिया, बताओ, इन लिखना था यहाँ पर, इन दैट में अराइज इन फ्यूचर। भाई इससे तगड़ी तरीके से और क्या बताऊं मैं, और क्या समझाऊं मैं आपको, इससे तगड़ी, दैट इज कॉल्ड जनरल। अब जनरलिज्म न्यू नो लायबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं, जो जानते हैं सुनिए। रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसे की जरूरत होगी, लायबिलिटी अराइज होगी, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। वर्कमैन कंपनसेशन, अगर बढ़कर का हाथ कर जाता है तो आप कंपनसेट पे कर सकते हो। फिर दोस्तों आओ जरा, प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन भी अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय चार्जिंग, जो इससे निकाला जाता है, चार्ज करके निकाला जाता है। देखो रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशन, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट से निकाला जाता है, सेव होता है, एक्यूमुलेट होता चले जाता है। पर प्रोविजन चार्ज करते हैं। दोस्तों चार्ज का मतलब क्या होता है? अभी सिखाता हूं आपको चार्ज का मतलब, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे डेप्रिसिएशन सीखने में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सीखने के लिए चार्ज का मतलब समझना आना चाहिए आपको। बाय चार्जिंग इट पीएनएल अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर नो लायबिलिटी, टू प्रोवाइड फॉर नो लायबिलिटी, यहां लिखा है नो अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए नहीं बनाया जाता रिजर्व, ये चार्ज करा जाता है। प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो चार्ज करा जाता है। चार्ज मतलब क्या होता है अभी समझाता हूं। फॉर नो लायबिलिटी द अमाउंट विच कैनॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। क्या डेप्रिसिएशन जो 20% लगाया था हमने, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी बनाया था मैंने, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन तो 20% लगाया था मैंने। अच्छा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में कराऊंगा मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा जो अभी मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था 20%, क्या वो एक्यूरेट था? क्या वो आपके पास ऐसा था कि भाई 20% की वैल्यू कम होगी? नहीं सर, एस्टिमेट होता है डेप्रिसिएशन हमेशा। मैं आपको शुरुआत से ही बताते हुए चला हूं, बेसिक नॉलेज देते हुए चला हूं, डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेट वैल्यू। हमें लगता है कि इतनी वैल्यू घट जाएगी, जरूरी नहीं है उतनी घटेगी। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? तो प्रॉफिट का नो लायबिलिटी दैट अमाउंट व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो नो लायबिलिटी जिसका अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। सही बात है भाई, जिसका अमाउंट हमें पता है कि इतनी ही लायबिलिटी अराइज होगी तो उसका अमाउंट कैसे? अब मैंने कहा 10 लाख की मशीन थी, मैंने आपको समझाया, अब मेरे को 10 लाख, क्या पता 12 हो जाए, क्या पता 13 लाख की हो जाए मशीन, हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसलिए जब डिटरमाइन नहीं कर पाए विद एक्यूरेसी, तो मतलब एक्यूरेट अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पाए किसी भी लायबिलिटी का, उसके लिए हम रिजर्व प्रोविजन बनाकर रखते हैं। और प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही द पार्ट होता प्रॉफिट। अब मेरे को समझाना है चार्ज का मतलब। आओ मेरे दोस्तों, चार्ज का मतलब इतने ढंग से समझाऊंगा आपको, आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ चार्ज आपको फील आएगा कम से समझ करके, हाँ सर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग? चार्जर लगा लो फोन में, एक चार्जिंग होता है। हाँ मैं आपको 2 एग्जांपल समझाता हूं मेरे दोस्तों, 2 एग्जांपल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं मैं। आपने बनाया कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अरे सर मजाक ले रहे हो, माहिर है माहिर, पर पता नहीं बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बस ये बाकी सब तो, अरे भैया सर ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे जल्दी निकालते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, नेट प्रॉफिट में निकाल देते हैं, पर बैलेंस शीट पता नहीं क्यों नहीं मैच होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए मैच नहीं होती। आओ आप ना डबल इफेक्ट नहीं देते दोस्तों,
आप मेरे से सीखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं ऐसे बैलेंस शीट आपको P&L अकाउंट बनाऊंगा कि 100% बैलेंस शीट मैच होगी, एक बारी में बैलेंस शीट मैच होगी, कोई रोक नहीं सकता आपको बैलेंस शीट मैच कराने से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लो भाई लो, मैंने आपको 2 प्रॉफिट एंड लॉस सिखाए, तो मैं आपको 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब क्या होता है। अच्छा ये सुना आपने, बाय जीपी होता था। अच्छा हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 जीपी, वहां जाता था 2 जीपी डेबिट साइड पर जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज आता है, बाय सेल क्रेडिट साइड में आता है, बाय क्लोजिंग। ऐसा क्यों आता है आपको पता है? जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ना, बताऊंगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं आपको इसका रीजन दूंगा कि बाय टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा, क्यों परचेज डेबिट साइड में आएगा, क्यों सेल क्रेडिट साइड में आएगा, क्यों क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा, क्यों आया सर, क्यों नहीं जानते आप, फॉर्मूला बता दिया और लेते हो बस, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे वो भी सीखेंगे। बाय जीपी का मतलब क्या हुआ भाई? मैंने कहा 2 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, मैंने कहा टू ऑल एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस कितना हो गया? मैंने कहा ऑल एक्सपेंस मेरे 1 लाख रुपए हो गए। हमने इसको कहा टू नेट प्रॉफिट, यही होता है नेट प्रॉफिट। बताओ 1 लाख रुपए मैंने नेट प्रॉफिट कमाया, तो बस मजे ही आ गए मेरे। तो मैंने कहा अब मुझे पैसा सेव करना है, मैंने कहा प्रॉफिट कितना है मेरा, एनपी कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। अब मुझे इसका क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है या प्रोविजन बनाना है। मैंने कहा रिजर्व बना लो 20,000 रुपए का। मैंने कहा 20,000 रुपए रिजर्व बनाया। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना बच गया, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? मैंने कहा 80,000 बच गया। ये बांट दो अपने प्रॉफिट के अंदर, ऐसे बनता है रिजर्व। क्या समझ में आया? रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से निकाला जाता है और सेव कर रखा जाता है। बट सर इस 80,000 में अब मैं बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आगे समझाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप, अभी समझ लो कि हाँ कुछ है प्रोविजन, वरना सेव करा है नो लायबिलिटी के लिए, जो जानते हैं लायबिलिटी। हमने कहा बताओ 80,000 में से कितना निकाला? मैंने कहा 80,000 में से निकाल लो आप 50,000 रुपए, 50,000 रुपए निकाल लो ना, तो कितना बच जाएगा प्रॉफिट? 20,000 रुपए। मैंने कहा रिजर्व छोड़ो दोस्त, सीधा ही प्रोविजन निकालो। रिजर्व छोड़ो दोस्त, मैंने कहा रिजर्व की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रोविजन की। प्रोविजन में चार्जिंग वर्ड यूज क्यों करा है? इट चार्ज टू P&L अकाउंट क्यों करा है? इस चार्ज टू P&L अकाउंट की करा है दोस्तों। देखो आओ जरा मैं सिखाता हूं। मैंने कहा यहां पर मैं प्रोविजन निकाल लेता हूं, प्रॉफिट का पार्ट में से प्रोविजन कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर 20,000 रुपए का प्रोविजन निकाला, तो मेरे पे नेट प्रॉफिट कितना बच गया? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसको? डिस्ट्रीब्यूट टू ओनर या फिर पार्टनर या फिर मेंबर, जो भी होंगे बिजनेस के अंदर। अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो ओनर, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर, अगर कंपनी है तो मेंबर, ये शेयर होल्डर। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओनर्स या शेयर होल्डर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बात समझ में आ गई? अच्छा प्रोविजन निकाला तो प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया? सर कम हो गया, ऑटोमेटिक दिख रहा, अंधे हो गया सर, दिख नहीं रहा आपको प्रॉफिट कम हो गया। 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, 20,000 का प्रोविजन निकाला, सेव कर लिया पैसा, मैंने सेव कर लिया डेप्रिसिएशन के नाम के, मुझे वहां से मशीन खरीदनी है, मैंने डेप्रिसिएशन के नाम के मैंने सेव कर लिया कि कोई डाटा मेरा पैसा ना मान ले, इसलिए मैंने डेटर के लिए प्रोविजन बना लिया कि भाई डेटर पैसा मान लेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं प्रोविजन बना रहा हूं। तो 20,000 पे ले लिया। मेरी बात सुनो, 20,000 मैंने प्रॉफिट निकाल कर मैंने अकाउंट में डाल दिया, और कितना बच गया दोस्तों? 80,000 बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 80,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बस। प्रोविजन की ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होती, जो पूरा समझाया वेस्ट था। क्यों समझाया आगे बताता हूं आपको, ध्यान सुनना मेरी बात को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग? देखो प्रॉफिट में से जब मैं पैसा निकालूंगा प्रोविजन का, मैंने अभी आपको समझाया कि प्रॉफिट के डब्बे में से प्रॉफिट में निकालते हैं, तो निकालकर दूसरे डब्बे में डालेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये बताता हूं मुझे। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपके लिए। 1 लाख रुपए एक डब्बे में प्रॉफिट के नाम का पड़ा हुआ है, इसमें से 20,000 रुपए निकाल दिए, बाहर रख दिए किसी और डब्बे में। क्या बताओ प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया? सर 80,000 रुपए हो गया, कम हो गया। इसका मतलब आपको पता है प्रोविजन से प्रॉफिट कम हो जाता है। ये तो मतलब हुआ कि प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट कम हो गया। यहां तो ठीक है, मजा आ रहा है। ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होती प्रोविजन की मेरे दोस्तों, ऐसी होती है ट्रीटमेंट। मैं दिखाता हूं आपको। मैंने कहा यहां लिखना बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था? 1 लाख रुपए, और मैं क्या कर रहा था? 1 लाख रुपए निकालने के बाद फिर 20,000 निकालकर 80,000 रख रहा था कि नेट प्रॉफिट। अब रिमेनिंग कितना बच गया? 80,000 रुपए। मैंने कहा अब देखो 2 लाख रुपए यहां लिखेंगे जीपी का 2 लाख रुपए लिखेंगे दोस्तों यहां पर, ठीक है। और मैंने कहा यहां पर मैंने कहा ऑल एक्सपेंस कितने के थे मेरे? 1 लाख रुपए के थे। तो मेरा क्या बच जा रहा था?
नेट प्रॉफिट बच जा रहा था 1 रुपए। मैंने कहा अब नहीं करूंगा, अब लिखूंगा प्रोविजन। अब यहाँ पर लिखूंगा प्रोविजन। क्या लिखूंगा दोस्तों? प्रोविजन। अरे सर आपने तो प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। मैंने कहा यही तो होता है चार्जिंग का मतलब। जब कोई भी प्रोविजन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं दैट इज कॉल्ड चार्जिंग टू पी&एल अकाउंट। अरे इतना सिंपल था? हाँ इतना सिंपल था सर। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखो 20,000 का प्रोविजन बनाया था ना आपने, तो 20,000 का प्रोविजन बनाने से बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000 रुपए। बस क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के बाद प्रोविजन नहीं निकालते, साथ ही प्रोविजन को पी&एल अकाउंट में डालकर प्रॉफिट कम कर देते हैं। मान लेते हैं कि प्रोविजन सेव हो गया, प्रोविजन चार्ज कर लिया। आया बात समझ में? नहीं आया? फिर दोस्तों ये लो 2 लाख रुपए और ये लो यहाँ पर 2 लाख रुपए, 80,000 का। देखो ये भी नेट प्रॉफिट, चाहे पहले डाल लो और चाहे बाद में डाल लो, बाद में निकाल लो, तब भी तो बात एक ही है। तो प्रोविजन का ट्रीटमेंट ये नहीं, ये होता है। और जब प्रोविजन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, जब प्रोविजन किसी भी चीज का प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर डालते हैं, डेबिट साइड पर डालते हैं, इसी को हम नाम देते हैं चार्जिंग टू पी&एल अकाउंट। तो अब के बाद जहां भी आपको ये वर्ड सुनाई दिया चार्जिंग टू पी&एल अकाउंट, तो ये समझ जाना कि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, इससे प्रॉफिट कम करना है। और आपको मैंने पहले ही बताया प्रॉफिट प्रोविजन बनाऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो मैंने चार्ज कर दो मेरे भाई, वही कम कर दो। आया समझ में? नहीं आया? तो आज के बाद प्रोविजन कैसे ट्रीट करेंगे? चार्जिंग टू पी&एल, नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इकट्ठा सेव नहीं करेंगे, चार्ज करेंगे, प्रॉफिट चार्ज करके डेबिट साइड में खर्चा डालकर कम करेंगे प्रोविजन को। मतलब समझ में आ गया आपको कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है? जब बात समझ में आई आपको, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही बात करेंगे कि अगर आप बात समझ में आई, अगर ये YouTube पे वीडियो अपलोड हो रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे आपको वीडियो लगी। अगर हमारा लेक्चर बाय करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप में कमेंट व्हाट्सएप है, उसमें क्लियर करें। जो वीडियो परचेस करके इसको देख रहे हैं इग्नोर इट, उसको लिए नहीं है। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है उनके लिए। थैंक यू दोस्तों।